हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल। अभी तक आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा हमने कई आर्मी के लोगों से बात की और एक नेवल लेडी ऑफिसर से बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के एक फाइटर पायलट। हमारे आज के गेस्ट का नाम है ग्रुप कैप्टन आरिफ पटेल। आरिफ सर तकरीबन 25 साल भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट रहे। उन्होंने तकरीबन 2000 घंटे फ्लाइंग की और 2500 बार सॉर्टीज। मैं और आरिफ सर एक दूसरे को जानते हैं जब हम एक ही लोकेशन में पोस्टेड थे एक साथ स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में। और तब से मैं जानता हूं कि सर के पास ढेर सारी एयरफोर्स का नॉलेज है और ढेर सारी एयरफोर्स की कहानियाँ हैं। तो आइए जानते हैं आरिफ सर से कि सर की कहानी क्या रही। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। वेलकम टू कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल। और बहुत अच्छा लगा कि टुडे यू आर विद अस एंड वी आर रिकनेक्टिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 4-5 साल बाद मिल रहे हैं। डेफिनेटली आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा एक सवाल है और ये एक अमूमन फौजी सर्कल में बड़ा कॉमन सवाल है कि या एक सिचुएशन मान लो कि एक एयरफोर्स की पार्टी है और उसमें बहुत सारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, तो कैसे पता लगाया जाए कि कोई फाइटर पायलट कौन है? ही विल अनाउंस हिमसेल्फ, वो खुद बताएगा। खुद बताएगा? आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों सर? एक लाइटर सेंस में बताता हूँ कि सी इट्स नॉट ईजी टू बी अ फाइटर पायलट इन द सेंस कि कितने हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्कियस, यानी सबसे ख़तरनाक प्रोफेशन है। और इस प्रोफेशन में सेलेक्ट होने के लिए जो तरकीब और जो टेक्निक लगती है उसमें रिजेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है। मतलब 1-2 लाख लोग अगर लेके चले आप, तो उसमें गिन चुन के कुछ एक आध 100 के नीचे लोग टोटल सिलेक्ट होंगे, जिनमें से करीब 40-50 मुश्किल से फाइटर स्ट्रीम में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत गर्व की बात है। तो वो इतना गर्व की बात है कि कभी कभी वो लोगों के सर चढ़ जाती है। तो वो अनाउंस करना उन्हें ज़रूरी हो जाता है कि भाई इन दी ऑडियंस आई एम देयर, बट नॉट एवरीबडी इज़ लाइक दैट, आई मस्ट से दैट टू। आप तो ऐसे नहीं हो सकते। नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट फिलोसफी। अदरवाइज तो मैंने देखा है कि फाइटर पायलट आके खुद ही बताते हैं, एक बता देगा। रेबैन उतारते हैं और सबसे पहले कहते हैं कि पहले तो रेबैन ऑन होगा, अंदर भी। पार्टी के अंदर भी रेबैन पहना जाएगा और पहला सेंटेंस ही होगा कि डू यू नो आई फ्लाई मिग 20। समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर एयरक्राफ्ट। इट्स अ प्राउड फील। एक्चुअली देखा गया तो एक बहुत बड़ा प्राइड है ये। इट्स अ प्राउड फीलिंग, प्राउड फीलिंग। बिकॉज जब आप पीछे देखते हो कि आप इतने रिजेक्शन रेशो के बावजूद जहाँ पहुँचना है पहुँचे हो, तो आप खुद एक गर्व महसूस करते हो। और शायद वो सब लोग अंदर रख नहीं सकते, तो वो उमड़ के बाहर आ ही जाता है, खास करके गैदरिंग में। थोड़ा सा यंग पायलट्स के लिए एक चेक मैग्नेट भी है सर? हो सकता है, एक्चुअली होता भी है। होता है। इट्स तो आपका सर जर्नी कैसे शुरू हुआ इसके लिए? लाइक आप शुरू से इंटरेस्टेड थे एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए या कुछ और कर रहे थे? सो मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में था। आई स्टडीड फ्रॉम सेंट मैरीज इन बॉम्बे एंड आई रिमेंबर एग्ज़ाम के जस्ट पहले एक कोई क्लास, न्यूट्रल क्लास चल रही थी जहाँ पे मतलब कुछ नहीं हो रहा था। तो वन टीचर केम और उन्होंने कुछ पैम्पलेट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि बच्चे ये सब आगे तुम्हें कैरियर ऑप्शंस है। तो उसमें 4th पेज पे कहीं पे लिखा हुआ था कि आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, मैं जहाँ रहता था कुर्ला में, हमारा घर बिल्कुल सांता क्रूज एयरपोर्ट के अप्रोच पे पड़ता है। ओके ओके। सो जहाज़ों का आना जाना तो लगा ही रहता था, तो उनमें एक इंटरेस्ट सा था। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा और देखा कि ओके ऐसे कुछ कर सकते हैं, और मैंने फाइटर एयरक्राफ्ट कभी कभार मुंबई में लैंड करते देखे थे, और उस वक्त सिर्फ मिग 21 ही देखे थे क्योंकि वही थे मेरे ख्याल से उस वक्त। तो मुझे एक इंटरेस्ट सा था, बट डिसाइडेड सा नहीं था। जब 12th के बाद मैंने एनडीए के लिए ट्राई किया तो पता चला कि एनडीए का मौका निकल गया है। इनफैक्ट लेटर आया जब अप्लाई किया तो कि भाई आप 2 हफ्ते से ओवर एज हो गए हो, तो आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे अब तो मतलब ऑप्शन ही नहीं है। एंड आई वॉज गुड इन स्टडीज़। इनफैक्ट आई लाइक टेक्निकल फील्ड, मुझे पसंद है। तो मैंने उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, बट मेरा फोकस था कि मैं कोशिश करके आर्म फोर्सेस में अगर ज्वाइन करूँगा तो फाइटर स्ट्रीम में करूँगा, वरना ज्वाइन ही नहीं करूँगा। गोड्डे नहीं किसने फौज में? नहीं, वो बात तो नहीं थी। ये था कि पैशन जो तुम्हें करना है वो तुम लाइफ में करना चाहो और वो तुम्हारे साथ हो जाए तो आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये था कि अगर करना है तो ये करूँगा। एंड एज लक वुड हैव इट, आई वॉज सिलेक्टेड।
I went through the SSP procedure, CDS exams के through, direct entry के through, and I was selected for the training program in AFA, and thereafter progressed on to join the fighter stream in the Indian Air Force. That's after doing the engineering and having worked with research and development at ONIDA for almost 8 months. तो सर उसके बाद फिर आप SSB वगैरह पास करके एयरफोर्स एकेडमी डिंडीगुल आ गए. आज हम हैदराबाद में ही हैं और एकेडमी भी हैदराबाद में ही है. So Dindigul, yes, I mean outskirts of Hyderabad, but this place has a lot of memories. So in Hyderabad at Dindigul, we started flying on HPD 32, which is a piston aircraft, propeller aircraft. This is the basic ab initio training कि भाई फ्लाइंग क्या है. पहली बार आप एक्सपोज हो रहे हो फ्लाइंग को, तो फ्लाई कैसे करना है, फ्लाइंग की बेसिक स्किल्स क्या है, जहाज़ को कैसे मनोवर, टेक ऑफ कैसे करना है, लैंडिंग क्या है, चेक्स क्या है, मतलब इमरजेंसी हो जाती है जहाज़ में हवा में कैसे हैंडल करना है. तो ये बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है. इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे पढ़ा जाता है, और ये सभी के लिए होता है मैंडेटरी. तो जो भी आता है वो ये ट्रेनिंग करता है. आज ये ट्रेनिंग पिलाटस एयरक्राफ्ट पे हो रही है क्योंकि HPT इज फेस्ड आउट, बंद हो गए. उसके बाद वी वेंट ऑन टू केरन्स अगेन इन डिंडिगल ओनली इन एयरफोर्स अकेडमी. केरन्स आर योर इंटरमीडिएटरी जेट ट्रेनर, यानी बिटवीन द फाइनल फास्ट जेट एंड द प्रोपेलर एक स्पीड लेवल जो बढ़ जाती है और पहले बार आप जेट एयरक्राफ्ट हैंडल करते हो. सो एक आप बिल्कुल रिक्शा चला रहे थे, अब आप टैक्सी पे आ गए हो टाइप और यू आर ड्राइविंग अ कार विच इज़ एट अ बेसिक स्टैंडर्ड एंड यू फ्लाई हायर, यू फ्लाई फास्टर. आपको सारी चीज़ें थोड़ी तेज़ी से करनी है और जल्दी करनी है. आपको मनोवर्स भी तेज़ी से करने हैं. स्पीड का फ़र्क पड़ गया. बेसिकली आपको एक्सपोज किया जा रहा है कि जब स्पीड बढ़ जाती है आपका रिएक्शन भी बढ़ना और साथ साथ ट्रेन करना ज़रूरी है. जब इसके बाद में जब आप कमीशन हो जाते हो एयरफोर्स में, सो यू गेट टू बेसिकली यू आर डिवाइडेड इन 3 स्ट्रीम्स: फाइटर स्ट्रीम, ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम एंड हेलीकॉप्टर स्ट्रीम. ओके. मैं फाइटर स्ट्रीम में सिलेक्ट हुआ. उसके बाद तो उसके बाद हम आए हाकिमपेट, जो कि हैदराबाद में फिर से. हाकिमपेट में हमने एडवांस जेट ट्रेनिंग की. जब वहाँ पे इस्करा और किरण दोनों ही जहाज़ थे, तो इनके ऊपर एडवांस जेट ट्रेनिंग होती है और ये करने के बाद ही, इसको पास करने के बाद ही आप फाइटर फ्लाइंग के लिए जा सकते. तो सर आपने कहा कि पहले आप एक ऑटो रिक्शा जैसे चला रहे थे प्लेन, दूसरा प्लेन आपका टैक्सी था, तो अब ये तीसरा चौथा फिर क्या होगा? तो तीसरा इज़ अ हाई एंड परफॉर्मेंस कार. ओके. और जो फाइटर है वो फेरारी है. इफ़ यू अगर इस तरह से तुम्हें सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वो रोल ही अलग है. तो स्पीड का, टेक्नोलॉजी स्पीड का उसका यूज़ का. देखिए ऐसा है कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ट्रेन करने के लिए है और आपको एक एक्सपोजर देने के लिए है, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट फाइट करने के लिए है. आप जहाज़ नहीं उड़ा रहे हो, आप एक वेपन उड़ा रहे हो. उस वेपन को आप किस तरह से यूज़ करेंगे वो आपका स्किल है. करेक्ट. और वो करते वक्त आपको खुद सेफ रहना है, अपने साथ वाले जो उड़ रहे हैं उनको भी सेफ रखना है. आपको हवाई कॉम्बैट करने की कैपेबिलिटी भी आनी चाहिए. आपको एयर टू ग्राउंड टारगेटिंग भी आना चाहिए विथ एक्यूरेसी. तो ये है पूरा हुनर और स्किल जो डेवलप होता है और उसको कई साल लग जाते हैं जब तक आप इसमें बिल्कुल होनहार हो जाते हो. बड़ा मज़ा आ रहा है सर आपको सुन के. और आप जब ये बात कर रहे हो तो मुझे ध्यान आया, कुछ दिन पहले मैं टीवी पे पॉडकास्ट ही सुन रहा था और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का. तो वहाँ रिकी पॉन्टिंग ने ये बात की कि एक बैट्समैन, जो अच्छा बैट्समैन जब क्रीज पे पहुँचता है और गार्ड लेता है अपना बैटिंग स्टार्ट करने के पहले, और सामने कोई फास्ट बॉलर है जैसे शोएब अख्तर हो गया या बुमराह हो गया या ब्रेटली हो गया, जो 140 से 145 की स्पीड पे बॉल फेंकने वाला है और बैट्समैन खड़ा है उस बॉल को फेस करने के लिए, और उसके पास कई सारी चीज़ें हैं जो बैट्समैन को सोचनी पड़ती है कि बॉल की स्पीड पे मैं कौन सा शॉट खेलूँ, ये शॉट मुझे कहाँ डालना है, कि फील्डर्स कहाँ कहाँ हैं, मेरी टीम की सिचुएशन क्या है, दूसरी टीम की सिचुएशन क्या है, बॉलर कौन है, बॉल कितने टाइप की डाल सकता है, मैच में क्या सिचुएशन है. तो जो आप जो बता रहे हो ये सुन के ऐसा ही लग रहा है कि एक फाइटर पायलट जब उड़ान भरता है और दुश्मन की तरफ अपना प्लेन लेकर जा रहा है लड़ाई में, तो ऐसा ही कोई सिचुएशन होता है. बिल्कुल. एक्चुअली जो आपने बताया वो हूबहू कुछ हद तक बिल्कुल वैसे ही है. उसको एक टर्म यूज़ होता है जो एविएशन में यानी फ्लाइंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसको कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस. यानी कि आपको अपने बारे में, अपने जहाज़ की स्थिति के बारे में, आपके जो वेपन्स है जो आप यूज़ करोगे उसके बारे में, और आपके जहाज़ के आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है जिससे आपको इम्पैक्ट होगा, उस सब चीज़ को एसेस करके एक सिंगुलर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में डिसीजन लेके एक्ट करना होता है. वो एक्ट कुछ भी हो सकता है. या तो आप एक वेपन लॉन्च कर रहे हो, या डिसाइड कर रहे हो कि नहीं लॉन्च करूँ, या शायद वो फ्रेंडली है कोई जिसको आप टारगेट कर रहे हो या नहीं हो. उस वक्त कई सारी चीज़ें जो चलती रहती है. तो पूरी ट्रेनिंग जो होती है एयरफोर्स में, और ये ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि यहाँ से ट्रेन होके चले गए तो ट्रेनिंग ख़त्म हो गई.
ये ट्रेनिंग ज़िंदगी भर के लिए है। जब तक आप उस कॉकपिट में बैठे हो उस वक्त तक ये ट्रेनिंग आपको हमेशा एक लेवल ऊपर रखेगी। तो आपके सारे जो दिमाग में जो चल रहा है वो आप साइड में रख के सिर्फ अपने फोकस मिशन के ऊपर ये सारे चीज़ों के बारे में सोच के एक्शन लोगे। और ये एक्शन एक एक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। दैट मीन्स आई टेक एन एक्शन, आई सी द रिजल्ट्स, आई रीअसेस, इट्स लाइक एन उडा लूप। यू आर कंटिन्यूसली ओरिएंटेटिंग, यानी आप बार बार अपने आप को उस स्थिति में डाल रहे हो और उस स्थिति से निकल रहे हो, फिर अगली स्थिति आ गई, रिएक्ट, बार बार आपको वही साइकिल करना, आप वही कर रहे हो। तो कई बार लोगों को लगता है कि भाई फाइटर फ्लाइंग मतलब फ्लाई करके आ गया, मनूवर दिखा के लैंड कर गया, इतना ही। जो उनको दिखता है वो ये दिखता है, लेकिन वो जो कॉकपिट में बैठा है उसके दिमाग में क्या उथल पुथल चल रहा है, ये चल रहा है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग मिशन, इट इज़ एन एग्जॉस्टिंग मिशन ऑन द ब्रेन, बट फॉर फाइटर पायलट्स इट इज़ एन एग्जॉस्टिंग मिशन ऑन ब्रेन एज वेल एज इज फिजिकल सेल्फ, बिकॉज वो जो फोर्सेस रिएक्ट करते हैं जब आप जहाज़ को तेज़ी से मनूवर करते हो, वो फोर्सेस कई गुना ज़्यादा होते हैं जो आप ज़मीन पे फील नहीं कर सकते। सर इसीलिए शायद जब मैं यंगस्टर था और मुझे मौका मिला एक एयरफोर्स स्टेशन में कुछ दिन के लिए काम करने का, तो मैं देखता था जितने ये फाइटर पायलट हैं और जो फ्लायर्स हैं, मैंने सुना है उनको कोई एक्स्ट्रा राशन मिलता है। हाँ, देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज फ्लाइंग राशन। ये किस लिए, इसी स्ट्रेस की वजह से? नहीं, ये स्ट्रेस इज़ नॉट द फैक्टर। फ्लाइंग राशन एक यूनिट पैकेज है राशन का, जो पायलट्स के लिए अलग से ऑथोराइज्ड है फॉर देयर हेल्थ, वेलबींग एंड ऑल्सो अवेलेबिलिटी वेन एवर दे नीड, वेर एवर दे नीड। आपका जो जॉब है एज अ फाइटर पायलट, इट्स अ 24/7 जॉब, कॉल्ड अपॉन टू डू द ड्यूटी एनी टाइम, डिपेंडिंग अपॉन वॉट सिचुएशन है, डे फ्लाइंग है, नाइट फ्लाइंग है, मिशन है, लाइव मिशन है, ORP मिशन है, कहीं पे वेट कर रहे हो कि कहीं से कोई एयरबोर्न हुआ तो यू विल गेट एयरबोर्न एंड टेक हिम आउट, वॉट एवर बी द चैलेंजेस। सो अनलाइक अ नॉर्मल राशन दैट कम्स लेट्स से इन द आर्मी और द नेवी, मैं तो डिप्लॉयड हूँ कहीं पे एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ मैं और मेरा जहाज़ पास में है, एंड आई स्टिल नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ समथिंग टू कीप माई सेल्फ हेल्दी एंड नरिश्ड टू टेक ऑन एनी टास्क। दैट इज़ वेयर दी फ्लाइंग राशन का कंसेप्ट कम्स इन टू प्ले, and I think it's a very important and crucial component of though people don't look at it that way, मतलब लोग ऐसे नहीं देखते उसको, उनको लगता है राशन तो राशन है, क्या है, but yes there is a very crucial and important component for any pilots, fighter pilots, in fact for that matter any pilot in the Indian Air Force, including for replenishments. तो सर आफ्टर यू फ्लू इस्कारा, उसके बाद आप ट्रेनिंग MiG-21 पे किया आपने, और उस टाइम शायद बेस ट्रेनिंग के लिए सभी फाइटर पायलट्स को पहले MiG-21 पे ही कराते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये कहाँ किया सर? सो आफ्टर हाकिमपेट आई वॉज पोस्टेड टू 52 स्क्वाड्रन शार्क्स, and this squadron was deployed in a place called Chabua in Assam, okay, close to Dibrugarh, तो orientation के लिए। So there this squadron was given the training role, उस वक्त उसको बोला जाता था MOFT, MOFT, इसका एब्रीवेशन है MiG ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग। सो जो ऑफिसर्स सिलेक्ट हुए फाइटर में, फाइटर स्ट्रीम में, वो सब की बेसिक फाइटर ट्रेनिंग मिक्स पे ही होती थी। उस वक्त हमारे पास हॉक्स नहीं थे, अभी हॉक आ गया, अभी हॉक आ गया है, तो हॉक वो एडवांस ट्रेनिंग अच्छे से करा पा रहा है। तो जो जहाज़ आप उड़ा रहे थे इस्करा, इधर इस्करा से दुगनी स्पीड पे उड़ने वाले जहाज़ पे स्ट्रेट अवे आप जाके ट्रेनिंग करते थे। तो वहाँ जाके पहले तो झटका लगता था कि अभी तो एयरबोर्न हुए और अभी आप 2 किलोमीटर की हाइट पे बैठ भी गए कि जहाज़ इतना तेज़ है। तो यू हैड टू कैच अप एंड यू नो लर्न, दैट वाज अ ह्यूज, मुश्किल भी था। और उसी दौरान आपको सारे चेक्स भी करने हैं, कुछ भूलना भी नहीं है क्योंकि लिमिटेशंस है, कंस्ट्रेंट्स है। और जहाज़ MiG-21 एज आई सेड इज़ लाइक अ फरारी, उसका जो रेट है, रेट ऑफ क्लाइम है, जो स्पीड वो हिट कर सकता है, इतनी जल्दी आपको हाइट पे ले जा सकता है, इज़ फिनोमिनल। उस वक्त के लिए आज दिन तक एक्चुअली देखा गया तो इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी अभी भी एक तरह से लोहा है, जो हमारी एयरफोर्स को MiG-21 ने सर्व किया है। कोई स्क्वाड्रन ने, किसी स्क्वाड्रन ने, किसी फाइटर ने आज दिन तक सर्व नहीं किया है जितना किया है लंबे समय के लिए। और इन्वॉल्वमेंट, चाहे फिर वो 71 वॉर में हो या राइट नाउ बालाकोट हो, हर जगह MiG-21 हमने हर जगह पे अपना लोहा गाड़ा है, एंड इट इज़ आई थिंक वर्थ इट। सो अब ये जहाज़ रिटायर हो जाएंगे मेरे ख्याल से अनदर 2 years में भी, तो आई थिंक 2 साल में ये रिटायर हो जाएंगे। और नए जहाज़ जैसे LCA हुआ या नए और ग्रिपेन ले रहे हैं वो सारे, और नए स्क्वाड मिराज की खरीद रहे हैं, मेरे ख्याल से 1-2 स्क्वाड मिराजेस की और खरीदी जाएगी और वो सब इनको रिप्लेस करेगी। सर ये MiG-21 की बात चल रही है, तो MiG-21 एक काफ़ी इनफेमस एयरक्राफ्ट है। हम सुनते आ रहे हैं कई सालों से कि
इसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं, और मतलब काफ़ी उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। और ये भी कहा जाता है कि जैसे आप कह रहे हो, ऐसे बाकी भी मुझे एयरफोर्स वालों ने बताया कि MiG-21 एक बहुत ही उम्दा एयरक्राफ्ट है, उसके जैसे परफॉर्मेंस किसी की नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो आपका क्या ख्याल है सर? आपकी ज़्यादातर सर्विस MiG-21 उड़ाया आपने, वेयर इज़ द बैलेंस? ये बोलने की बात है कि आपने एक बस ले ली, अब आप उसको कार की तरह चलाना चाह रहे हो, तो या एक कार ले ली और बस की और तरह उसमें 50 लोग भर के उसको बस की तरह चलाना चाह रहे हो, कहीं ना कुछ टूटेगा। कॉमन मैन या आम आदमी को ये नहीं पता कि MiG-21 बना क्यों था। हाँ, तो रशिया ने MiG-21 को बनाया था लार्ज नंबर्स में, यानी कि कई सारे नंबर में, जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स और USSR का जो ये कंपटीशन था, उसमें ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा सुपीरियर थी, क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन रशियंस के पास जो कंसेप्ट था उसमें टेक्नोलॉजी से हट के नंबर्स का कंसेप्ट था कि आप 2 भेजोगे मेरे तरफ, मैं 40 भेजूंगा आपकी तरफ, और शॉर्ट नोटिस पे भेजूंगा, कहीं से जहाज़ एयरबोर्न हो जाएगी, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, रिएक्ट नहीं कर पाओगे। तो MiG-21 बनाया गया था हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्टर, यानी कि झट से एयरबोर्न होके बड़ी हाइट पे जाके हाई स्पीड में सुपरसोनिक अटैक करेगा यूनाइटेड स्टेट्स के बॉम्बर्स पे। दैट वाज इसका डिज़ाइन दैट वाज द डिज़ाइन फिलॉसफी। इसलिए उसको बनाया गया एक ऐसे विंग के साथ जो डेल्टा विंग जिसे कहते हैं या स्वीप बैक कहते हैं, ताकि वो हाई स्पीड परफॉर्मेंस बेस्ट है उस एयरक्राफ्ट का। लेकिन जब भारत ने उसको खरीदा तो भारत ने उसको किसके लिए यूज़ किया? आपने उसको हाई स्पीड ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्शन हार्डली, मतलब मुश्किल से यूज़ किया। आपने मोस्टली उसको यूज़ किया मीडियम ऑल्टीट्यूड पे, या तो लो लेवल फ्लाइंग पे, या फिर क्लोज एयर सपोर्ट मिशन के लिए। ये हर चीज़ के लिए वो जहाज़ इतने तरह से ऑप्टिमली डिज़ाइन नहीं था। इस वजह से, और ऑल्सो ये भी रीज़न है, सोवियत यूनियन जो ब्रेकअप हो गया उसके कंपोनेंट्स में, तो कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल जो उनके कंपोनेंट्स पे था, जो आ रहा था भारत में, वो ख़त्म हो गया, वो कंट्रोल नहीं रहा। उस वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो आई है या फेटालिटीज़ भी जो हुई है वो टेक्निकल फेलियर से हुई है। हाँ, क्योंकि ये हाई स्पीड प्लेटफॉर्म है, लो स्पीड यानी लैंडिंग के वक्त आप उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। अगर आप वहाँ मिस हैंडल कर दो तो उस वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए, फेटालिटीज़ हुई है, इसलिए एक नाम पड़ गया इस जहाज़ को। दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय वायुसेना में सबसे ज़्यादा फ्लाइंग MiG-21 ही कर रहा था, क्योंकि वो जहाज सबसे ज़्यादा जहाज भी MiG-21, तो सबसे ज़्यादा जहाज भी MiG-21 है, तो सबसे ज़्यादा इंसिडेंट भी MiG-21 पे है और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी MiG-21 पे है। तो अगर आप रेशो निकालो एक्सीडेंट और इंसिडेंट के हर टिपिकल टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के, तो मोरलेस रेशो में सारे सेम आएंगे। जिस चीज़ के लिए कोई इक्विपमेंट बना है, आप प्राइमरीली उसको उस चीज़ के लिए बिल्कुल, और आप कहीं और यूज़ करोगे बिल्कुल, तो कहीं और ये कहीं और यूज़ करने का कारण भी सिंपल है, क्योंकि रशिया ने देखा कि भाई MiG-21 सस्ता और चीप जहाज़ है, कई सारे देशों में बिक सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इस जहाज़ को कन्वर्ट कर दिया, उसके ऊपर रॉकेट पॉड लगा दिया ताकि वो रॉकेट कर सके, उसके अंदर गन लगा दी ए टू ग्राउंड करने के लिए अलग से। सो ये सब जब उन्होंने कन्वर्ट किया, उसमें से बॉम्ब ड्रॉप करना शुरू कर दिया ताकि बॉम्बिंग कर सके। लेकिन उसकी एक्यूरेसी क्या है, और उसका मेन काम ये नहीं, उसका मेन काम ये नहीं था। तो आप उसने जहाज़ को तो मॉडिफाई कर लिया, उसको मल्टी रोल बनाने की कोशिश की, बट उसका मेन काम क्या था? उसकी मेन एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन फिलोसफी तो चेंज हुई नहीं। तो जुगाड़ है, जुगाड़। अब इंडिया में जुगाड़ फेमस है, तो इंडिया ने नहीं किया ये जुगाड़। लेकिन आपको ये भी बात बता दूं मैं साथ साथ, क्योंकि ये सवाल उठा है, MiG-21 को जो इंडिया ने अपग्रेड किया पाइसन में, वैसा अपग्रेड दुनिया में किसी ने नहीं किया। क्या है सर ये अपग्रेड? मतलब उसका पूरा एवियोनिक्स, यानी कि जो उसका हार्ट ऑफ द सिस्टम है, या कि जो उसका मिशन कंप्यूटर है, एक अलग से मिशन कंप्यूटर आ गया डिजिटल, उसमें एक रेडार आ गया जो लंबी दूरी पर बाकी देख सकता है। हाँ, जो ये रडार हम MiG-21 जो पुराने उन पे यूज़ भी नहीं कर पाते थे, ये जहाज़ में, बाइसन में, आप एक MiG-21 तरह का एयरक्राफ्ट आप 60 किलोमीटर पे देख पा रहे हो। आपको पता है कि आपका एनिमी उधर है उस डिस्टेंस पे। इसके अंदर इस रडार के साथ हमने एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बनाई, वो लगाई। इसके साथ ऐसी एक R-73 मिसाइल लगाई जो क्लोज कॉम्बैट की मिसाइल है, कि जो घूम के भी जाके एंगेज कर सकती है, और पायलट को सिर्फ अपना सर घुमाना है और उस तरफ वो मिसाइल देखेगी। ये सारे फीचर्स जो हमने इस MiG-21 में डाले, इस वजह से ये बड़ा पोटेंट प्लेटफॉर्म बन गया, जो MiG-21 बाइसन है। बाइसन। सर तो आपका तो MiG-21 पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और मुझे ये भी पता है कि जैसे एक मूवी आई थी, बहुत फेमस मूवी है, टॉप गन। हाँ जी। वैसे एक टॉप गन में तो एक US नेवी का फाइटर पायलट स्कूल है, वैसे ही एक इंडिया का भी एक टॉप गन स्कूल है। हाँ जी। और आप उसके लिए भी सिलेक्ट हुए। इंडिया में इन ग्वालियर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। इनका रोल है, ये वो पायलट्स है पूरे भारतीय वायुसेना में से सिलेक्ट हुए वो पायलट्स है जो अपने महारत ही नहीं है, अपने जहाज़ के यूज़ के महारत ही नहीं है, बट वेपन सिस्टम भी और डिज़ाइन, टैक्टिक्स डिज़ाइन करने में जिनकी महारत है, बेस्ट पायलट्स है। और ये जो टैक्टिक्स बनाते हैं वो टैक्टिक्स को फिर
हम जैसे मैं सिलेक्ट हुआ, हमने जाके टैगडी में कोर्स किया, और वो कोर्स में हमें पूरा यही हमें अलग से फ्लाइंग नहीं सिखाई गई। महारत हम हमारे जहाज़ पे पहले ही हासिल कर चुके थे अपनी यूनिट में, लेकिन हमें बाकी लोगों के साथ फ्लाइंग करने का मौका मिला जो अलग अपने खुद के जहाज़ के साथ उड़ रहे थे। सो एज अ फाइटिंग फोर्स आप कैसे पूरे फोर्स को यूज़ करोगे फॉर द आर्मी, फॉर द नेवी, फॉर अ कंपोजिट बैटल जहाँ पे सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, आपका एयर डिफेंस इन्वॉल्व है, आपके फाइटर्स इन्वॉल्व है, ग्राउंड पे आपकी सेना इन्वॉल्व है, शिप्स इन्वॉल्व है एट सी, पूरा सिनारियो इन्वॉल्व है। सो ये जो पूरा ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग करने के बाद आप जो सीखते हो वहाँ पर टैक्टिक्स, वो आप अपनी यूनिट में आके अपने यंगस्टर्स को, अपने बाकी टीम को सिखाते हो। वहाँ पे सर कंपटीशन भी होता है कोई? बिल्कुल होता है। कैसे? मतलब ए टू ग्राउंड कंपटीशन है, ए टू एयर एंगेजमेंट्स का वो है, फिर देयर आर वेरियस ट्रॉफीज विच आर गिवन टू द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मिंग पर्सन। कैसा होगा, क्या होगा एक एंगेजमेंट सिनेरियो? इट कुड बी विथ मल्टीपल एयरक्राफ्ट। सो नॉर्मली लास्ट के जो मिशंस होते हैं दे इन्वॉल्व एनीवेयर बिटवीन से अबाउट 35 to maybe 56 एयरक्राफ्ट एट वन टाइम। और आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो? आप उसके लिए बैठ के पूरा प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो, बट आप एग्जीक्यूट भी कर रहे हो। पूरी सिनारियो डिसाइड होती है, और एक एयरफील्ड से नहीं होता सारा, ये मल्टीपल एयरफील्ड्स को लिया जाता है जिनमें डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई आप एनिमी सिमुलेट कर रहे हो, आप फ्रेंडली सिमुलेट कर रहे हो, ये आपके एसेट्स है, ये आपके एसेट्स है, नाउ फाइट द बैटल इन दिस सिनेरियो। तो सर टॉप गन से एक और बात याद हुई कि फाइटर पायलट्स के कॉल साइन होते हैं सर, तो आपका क्या था? हर यूनिट में अलग होता है। अच्छा, हमारे यहाँ परमानेंट नहीं है इंडिया में परमानेंट वाला नहीं, नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट इंडिया में नहीं है जो वेस्ट में है। कॉल साइंस रिमेन डिपेंडिंग ऑन द यूनिट। जैसे मैं अगर हर यूनिट का, हर स्क्वाड्रन का उनका एक इंसिग्निया है, उसके हिसाब से उसके कॉल साइंस है। सो यू स्लॉट इन वन ऑफ दोज कॉल साइंस। लाइक व्हेन आई वाज इन जोधपुर, आवर यूनिट वाज कॉल्ड थंडरबर्ड्स, so my call sign was eagle. Okay. When I was in 3 squadron are cobras, so my call sign was crate. Okay. So अलग अलग है। yeah, so when you go to places your call sign will change, your चेंज हो जाता है। yeah, change हो जाता है। तो यूएस में ऐसा नहीं है? यूएस वो जो कॉल साइन जो आप कह रहे हो और निकनेम जो कह रहे हो, आई थिंक आप उसको ओवरलैप कर रहे हो। अगर आपको एक निकनेम पड़ गया निक्स, तो ज़िंदगी भर आपको एयरफोर्स में निक्स ही बुलाएंगे, चाहे आपकी सीनियरिटी कुछ आ जाए। ओके। तो शायद समवेयर दैट इज ओवरलैपिंग। सर इन योर सर्विस आपको मौका मिला होगा फॉरेन एयरफोर्स के साथ फ्लाई करने का और अपने आप को परखने का उसके साथ? हाँ जी, फ्रेंच के साथ मिला था। और एज द प्लानर वाइल अंडरगोइंग द जस्ट द कोर्स बिफोर टैगडी, यानी व्हेन आई डिड माय फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स इन टैगडी इन ग्वालियर, हम लोग डेवलप कर रहे थे टैक्टिक्स फॉर बियॉन्ड विजुअल रेंज इंटरसेप्शन। यानी कि बिफोर द एनिमी सीज यू शुड शूट हिम डाउन, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के लिए। तो उसके लिए टैक्टिक्स जो बन रही थी और जो वैलिडेट हम कर रहे थे, तो एक एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। जैवलिन वॉज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। जैवलिन मतलब भाला, मतलब आप कितनी दूर तक भाला फेंकते हो, तो उसको नाम जैवलिन 1, जैवलिन 2, जैवलिन 3 उस वक्त कर रहे थे। और हम हमारी रिफाइन कर रहे थे कि BVR उस वक्त बाइसन के इंडक्ट होने से एयरफोर्स में काफ़ी चेंज हो गया था, बिकॉज बाइसन वॉज वन प्लेटफॉर्म, दो MiG-21 डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बाय अदर, छोटा है, क्रॉस सेक्शन कम है, रेडार भी जल्दी पिकअप नहीं हो रहा, लेकिन उसके पास 20-30 किलोमीटर के रेंज पे लॉन्च करने के लिए एक वेपन आ गया है। तो वो फटाफट शूट करके निकल जाता था और जहाज़ ढूंढते रह जाते थे कि कौन आया, कौन मार के गया। और जब एनालिसिस होती थी, डिब्रीफ होती थी, तो पता चलता था कि ये तो भाई यू आर ऑलरेडी शॉट, यू डोंट एग्जिस्ट। And Bison was gaining that importance. That is the time we interacted with the Singapore Air Force when they had come to Gwalior. Okay. And various other air forces that came. They flew in KKD, Kalaikunda, they flew in Gwalior. And the best time I got an exposure to actually fly was in Jodhpur. वहाँ क्या था? 2012-13 में, जब फ्रांस के 6 रफाल एयरक्राफ्ट, तभी हमने रफाल खरीदे नहीं थे, तो रफाल इंडक्ट हुए थे जोधपुर में, और एक कंपोजिट एक्सरसाइज हुई थी वहाँ पर। Okay. तो उसमें हमने प्लानिंग उनके साथ बैठ के, फ्रेंच के साथ बैठ के, उनके एयरक्राफ्ट के साथ और उनके एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट दोनों ही हमने फ्लाई किया। एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे, जो उनके टेक्निक्स है, टैक्टिक्स है, कैसे एयर कॉम्बैट में वो क्या यूज़ करते हैं, क्या मनूवर्स करते हैं, किस तरह से ब्रीफिंग डिब्रीफिंग होती है, वो सारी चीज़ें सीखने को मिली। उनको जो सीखने को मिला वो बहुत ज़्यादा, बिकॉज कई सारे पायलट ने जब इंटरेक्ट किया हमारे साथ, वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक MiG-21 उनको शूट कर रहा है। वो सोच ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने एज्यूम कर लिया था कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, इट्स अ 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट, व्हाट विल इट डू। एंड व्हेन दे गॉट शॉट इन द फर्स्ट 2 बैटल्स, उन्होंने देखा कि दे विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। मतलब उनको अपना रिफाइन करना। हाँ, वो एज्यूम करके चल रहे थे कि उनकी नेटो वाली जो टैक्टिक्स और वेस्टर्न टैक्टिक्स इट विल वर्क,
बट वी हैड आवर ओन टैक्टिक्स. सर टैक्टिक्स की बात आई तो हमारे दो एडवर्सरी हैं भारत के, एक पश्चिम की तरफ पाकिस्तान है और उत्तर की तरफ चाइना है. तो आपका क्या असेसमेंट है सर पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में? इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑल सेम लेवल पे है ये, बट वी आर फार बेटर ट्रेन्ड, आई मस्ट टेल यू दिस मच. कैसे सर? मतलब Right, start from the way you get inducted into the Air Force. See the process you follow. I think there is, in my opinion, some amount of bias involved with the adversary Pakistan on our Air west, Force. yeah, in terms of selecting who gets selected. Yes, there are also having their own processes, but eventually वो आ जाता है भाई, तुम पंजाब से हो, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम आर्मी में, तुम्हारा कोई है नहीं है. आर्मी plays a major role there. आर्मी प्लेज अ रोल इन सिलेक्शन ऑफ देयर पायलट्स. Not really as in the pilots, but if you have somebody who's served and all, it sort of हाँ, तो वहाँ तो देश ही आर्मी का है. अब बस अब मतलब उसके आगे मतलब आई कांट रियली पुट अ स्टैम्प एंड से कि ये हो रहा है, बट द थिंग इज दे आर इक्वली प्रोफेशनल इन अ लॉट ऑफ वे. एंड व्हाट वी डू इज द एयरफोर्स इज, हम लोग कभी किसी को कम नहीं आंकते कि Open मतलब भाई field. हाँ, वी ऑलवेज कंसिडर ओके यू नो फेयर बट वी विल बीट यू बिकॉज वी विल गो 2 steps ahead विच यू हैवंट थॉट ऑफ. एज अ देश हमारा जो है, हम क्या करते हैं, हम इंटरनेशनली सारे से ट्रेन करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके और उनको साथ लेके चलते हैं. फॉरेन एयरफोर्सेस को. वो पाकिस्तान भी करता है, बट पाकिस्तान का लिमिट इज़ व्हाट, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान का लिमिट इज़ टर्की, पाकिस्तान का लिमिट इज़ दिस लिमिटेड नेशंस दैट इट इंटरेक्ट्स विद. और उसमें अगर कोई वेस्टर्न एयरफोर्स का कोई कंपोनेंट है तो देन दे हैव एन एडवांटेज. इंडिया डजंट रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू दिस. इंडिया ट्रेन्स विद एनीबडी एंड एवरीबडी इन द वर्ल्ड वेस्ट माइनस चाइना. एक्सेप्ट चाइना. या क्योंकि एयरफोर्स एक फील्ड ऐसी है, एक फोर्स ऐसा है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. सबसे जल्दी चीज़ें ऑब्सोलेट यहाँ होती है. सो कोई नहीं शेयर करना चाहता कि तुम कितना है कैसे कर रहे हो. लेकिन एब्जॉर्ब सारे करना चाहते हैं. तो हम, मेरे ख्याल से हमारी ट्रेनिंग की जो एक सर्टन स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं बेटर है 100%. इतना मेरा तो बिलीफ है इसमें. सर पाकिस्तान तो मैं समझ गया कि उनका एक तो आपके जहाँ तक आपने सुना है कि वहाँ पे एक सिलेक्शन बायस है कि किसको एयरफोर्स में लिया जाए या कौन फाइटर बनता है, और दूसरा है कि उनकी टैक्टिक्स काफ़ी लिमिटेड हो जाती है उनके एक्सपोजर से. वेस्टर्न टैक्टिक्स के हिसाब से पूरी फॉलो करते हैं वेस्टर्न टैक्टिक्स. हमारी जो टैक्टिक्स बनी है एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की, एक तो खुद बनाई गई है तकरीबन, और हम हर जगह से ट्रेनिंग करके हर किसी एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज करने की वजह से हर साइड से अपना टैक्टिक्स एक नया ईजाद करते रिफाइन करते रहता है. तो हाउ अबाउट चाइना सर? लेकिन क्योंकि उनकी भी बहुत बड़ी एयरफोर्स है और बिल्कुल वेरी लेटेस्ट इक्विपमेंट उनके पास आ रहा है. देखो, चाइना का आप ऐसा समझो कि जिस तरह से उन्होंने अपनी एयरफोर्स खड़ी की है ग्राउंड्स अप, पहले तो सारी टेक्नोलॉजी उनकी नहीं है. सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने इधर वन वे और दी अदर, मतलब किसी ना किसी तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कैपेबिलिटी. लेकिन उन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया अपने कंट्री में जहाँ वो इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ वो अपने फाइटर्स खुद सर्विस कर सकते हैं, वो अपने वेपन्स खुद बना रहे हैं, इंजन बना रहे हैं, सब कुछ खुद से कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं क्या होगा आगे चल के, उसमें उनको महारती आ जाएगी जो अभी आई नहीं है. क्वालिटी इज़ अ बिग इशू. चाइनीज़ प्रोडक्ट्स सिंपल एयरफोर्स में भी बिल्कुल. अब इसका क्या लिमिटेशन है, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट देश है, बिल्कुल मतलब अंदरूनी देश है, मतलब क्लोज्ड कंट्री बोलते हैं जिसको, यू नो, वो है. कोई और कंट्री उनके साथ जाके एक्सरसाइज नहीं करना चाहता. तो उनके पायलट्स का एक्सपोजर क्या है, बहुत लिमिटेड है. तो वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान को अपना बेस्ट यार बना दिया है. उनके थ्रू जाके टैक्टिक्स और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वेस्टर्न क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस डोमेन में फाइट करेंगे. प्लेटफॉर्म तो है, स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है, यूज़ कैसे करना है. फाइनली जो कॉकपिट में बैठा है वो मैटर करता है. करेक्ट. मैन बिहाइंड द मशीन. एयरफोर्स की लाइफ में आपने यू मस्ट हैव लॉस्ट कॉमरेड्स एंड आपने देखा होगा वेरी क्लोज से कि कोई एयर फ्लाइंग एक्सीडेंट हो गया एंड यू लॉस्ट पीपल. हाउ डू यू हैंडल दैट? और एक एयरफोर्स की क्या फिलॉसफी है ऐसे लॉस को हैंडल करने के लिए? इट्स अ वेरी पेनफुल मोमेंट. आई मीन यू लूज अ ब्रदर, इट्स दैट हाउ इट इज़. मतलब एक भाई है आपके साथ जो अभी है और अगला नहीं है. एक फाइटर पायलट जब लॉस हो जाता है जिसका, या जिसकी फेटालिटी हो जाती है, तो एक्चुअली उसके साथ जो बचे हैं हम लोग बाकी, उनका सबका कोई ना कोई एक अंश निकल जाता है उसके साथ, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस किया कुछ करने के लिए. इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल भी, ट्रेनिंग वाइज भी, फिलोसॉफिकली भी, आप कैसे लगा लो, बिकॉज वी ऑलवेज फाइट एज अ टीम. तो एक जब लॉस होता है ना, तो वो पूरे स्क्वाड के लिए एक बहुत ही पेनफुल मोमेंट होता है, एक दुखदायी मोमेंट होता है. आई मीन, लेकिन उससे उभरना भी उतना ही चैलेंजिंग है. वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 2 चीज़ें हैं. एक कि यूनिट का मोरल, जो आपकी स्क्वाडन है
उसका मोराल क्या है। आप अगर बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, या आपने अपने दिल में एक भय बना लिया कि अब इसके साथ हुआ तो कल मेरे साथ होगा, उसके साथ होगा, कुछ होगा, तो आप तो फाइट ही नहीं कर सकते। करेक्ट। तो इन द एयरफोर्स व्हाट वी डू इज, वी नो वी लॉस्ट समबडी, immediately in the very next moment, what feasible when feasible, preferably within the 24 hours of the loss of the pilot, the entire squadron flies, पूरी की पूरी स्क्वाड्रन उड़ान भरती है, नॉर्मल रूटीन मिशंस जो टास्क है वो पूरा करती है। इस चीज़ पे थोड़ा स्ट्रेस देना चाहूँगा कि लॉस किसी भी फौज में, कॉम्बैट लॉस या ट्रेनिंग लॉस, ये लाइफ का हिस्सा है। आप अपने दोस्तों को, अपने भाई जैसे लोगों को आप खो देते हैं, लेकिन इसका जो इसमें से जो उभरने की टेक्निक है, ये एयरफोर्स की एक अलग है। और जैसे सर ने बताया अभी कि उसका बेसिक उनका थॉट प्रोसेस ये है कि लॉस को हमने लॉस खाने के बाद या एक्सीडेंट के बाद पीछे नहीं होना है, उससे सीख लेनी है और उससे आगे बढ़ना है, और ओवरऑल टीम का मोराल, टीम का मोटिवेशन अप रखना है। और इसीलिए विद इन 24 आवर्स ऑफ एयर क्रैश, किसी भी स्क्वाड्रन का, किसी भी एयरफोर्स स्टेशन में जितने वहाँ के पायलट हैं, वो 24 आवर्स के अंदर फिर उड़ान भरते हैं। वो स्क्वाड्रन फिर ये अपने आप को और दुनिया को दिखा देता है कि हम अभी भी लड़ने के काबिल हैं। सो आई थिंक सर दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड फिलोसफी। और ये सिर्फ एक एयरफोर्स के लिए ही नहीं, लाइफ के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि बिल्कुल सेटबैक्स तो आता रहता है, लेकिन आपने उसको फेस करना है, आगे मोरल डाउन नहीं करना, मोरल डाउन नहीं करना है। आफ्टर फ्लाइंग सो मच सर, आपने इतनी फ्लाइंग की, 2000 घंटे से ज़्यादा आपने फ्लाइंग की है MiG-21 पे, कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको डर लगा हो कॉकपिट के अंदर, आप उड़ रहे हो और कि यार आज शायद मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, ऐसा कभी हुआ सर? यस, ऐसा सिनारियो डेफिनेटली हुआ था। मैं बोलूँगा आपको, मैं MiG-21 पे पहली बार जब ट्रेन कर रहा था कलाईकोंडा में, आई थिंक 7वीं या 8वीं सॉर्टी ही थी जहाज़ पे, अभी जस्ट सोलो, फ्रेशर, बिल्कुल सोलो अभी हुआ ही था, और लैंडिंग के लिए आ रहा था और पूरा हाइड्रोलिक्स फेल हो गया। हाइड्रोलिक्स माने जहाज़ के अंदर के जो सिस्टम है आपके, वो एक क्या कहते हैं, अपना पावर्ड सिस्टम कहते हैं जिसको, कि आप जो फोर्स लगा रहे हो उसका तिगना चौगुना ज़्यादा फोर्स हाइड्रोलिक्स की वजह से, तो बीच में जो यूनिट होता है हाइड्रोलिक्स यूनिट, वो फोर्स सप्लाई करता है। यदि वो फेल हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एक पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, आप कई सारे जहाज़ को स्लो करने के जो इक्विपमेंट है, जैसे फ्लैप्स हो गए, कुछ हो गया, वो यूज़ नहीं कर पाते, और आपको लैंड भी करना है, और जहाज़ की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, MiG-21 है, बहुत वो तो हाई स्पीड पे जाएगा। अब आप ज़्यादा हाई स्पीड पे चले गए, आप लैंड नहीं कर पाओगे, रनवे का लेंथ खत्म हो जाएगा, रनवे से ऑफ हो जाओगे, टायर बर्स्ट हो सकता है। तो हर चीज़ मतलब एक लेवल, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी 3 गुना बढ़ जाती है उसमें। अब मेरे पास सिर्फ मेरी 7वीं 8वीं सॉर्टी थी, तो मैं और अकेले सर, हाँ, और अंडर कैरेज जैसे अकेला, बिकॉज फाइटर में यू आर ऑल अलोन। जैसे वो मैंने व्हील्स डाउन किए, अंडर कैरेज डाउन किए, तो हाइड्रोलिक फेल हो गया, और वो पूरा वो एक गेज होता है जो दिखाता है कि कितना है उसमें फ्लूइड, वो बिल्कुल घटता हुआ जीरो की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त फॉर अ मोमेंट आई थॉट, मतलब कि ये इस जहाज़ को लैंड करना ट्रिकी तो है ही, इस तरह के ट्रिकी के साथ ये मतलब डिफ़िकल्ट सिनेरियो है, और मुझे इतना एक्सपीरियंस था नहीं उस जहाज़ पे। बट फिर भी देन डिस्पाइट दैट आई फॉलोड द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर थी, जो ट्रेनिंग मेथड थी, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और जो गाइडलाइंस थे, वो फॉलो किया, एंड लकीली आई कुड लैंड एंड स्विच ऑफ द इंजन सो दैट आई वाज वेल ऑन द रनवे विदाउट एनी इशू। एंड दे लेटर डिस्कवर्ड, मतलब उनको जब उन्होंने एनालिसिस की कि ये क्यों हुआ, तो पता चला कि जो टैंक था हाइड्रोलिक जिसमें फ्लूइड होना चाहिए, उसके बीच का एक बैफल होता है, वो ही टूट गया था, और वो फ्लूइड पूरा निकल चुका था, और वो हॉट जोन पे था, माने जो जहाँ इंजन है, गर्म जो है हीट एरिया, आग भी लगती। अगर थोड़ा और कुछ सेकंड या कुछ मिनट लेट होता लैंडिंग, तो आग लग जाती, तो फायर, hydraulic failure would have become a fire emergency, and I would perhaps have to eject, because you can't now land the aircraft because controls are not there. We are so happy you survived that, sir. I'm very sure. So उसके बाद से भी ना कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते रहे, बट देन एक्सपीरियंस आ गया था, तो यू कुड सेंस एंड हैंडल सिचुएशंस। आई थिंक अदर देन एक्चुअली इंजन फेलियर, आई हैव हैंडल्ड ऑल इमरजेंसीज ऑन MiG-21। ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है जो हैंडल नहीं हुआ। So, क्या होती होगी सर सबसे ज़्यादा खतरनाक इमरजेंसी एक MiG-21 में? एक्चुअली इमरजेंसी खतरनाक नहीं होती है, बट जो सिनारियो होता है उस वक्त उसके फेलियर से वो कुछ भी कर सकता है। जैसे आप लो लेवल पे उड़ान भर रहे हो, आप 800-900 की स्पीड पे ज़मीन से 150 मीटर के ऊपर हो, उस वक्त अगर सपोज आपका ट्रिम फेलियर हो जाए, यानी जहाज़ नोज डाउन पिच कर रहा है, तो आपके पास 1.5 सेकेंड है रिएक्ट करने के लिए, 1.5 सेकेंड्स। You don't react. 1.5 सेकंड में आप जमीन पे टकरा जाओगे। You don't react, you are into the ground.
इमरजेंसी किस वक्त पे हो रही है वो भी क्रिटिकल है. ऑयल प्रेशर फेल हो गया, कुछ हो गया, यानी इंजन को ऑयल नहीं जा रहा है तो इंजन फेल हो सकता है. अब कितने जल्दी आप आके लैंड कर सकते हो ये आपके हुनर पे, आपके स्किल के ऊपर है. और कितना दूर हो आप वहाँ से? और कितना दूर हो वहाँ से, किधर जाए, इधर जाए उधर जाए, वो पास है ये पास है, ये पास है लेकिन ये रनवे छोटा है, वो दूर है लेकिन रनवे अच्छा है, उसकी फैसिलिटीज़ अच्छी है. तो पायलट का डिसीजन है, यू नो. So decision making Decision making, of the splits- highest order is it called? स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग फॉर एनी एविएटर. सर आपने कहा कि ये 800-900 की स्पीड पे आप जहाज उड़ा रहे हो एंड इट इज़ सो क्लोज टू द ग्राउंड. और हम जब नॉर्मल एयरफोर्स की बात करते हैं, फाइटर प्लेन्स की बात करते हैं, तो कहते हैं कि मार्क 2 है, मार्क 3 है. तो एक फाइटर पायलट को कॉकपिट में बैठे बैठे कितना फ़र्क पड़ता है सर? कैसे कैसे एक्सपीरियंस क्या है कि आप सब सोनिक स्पीड चल रहे हो, यानी साउंड की स्पीड से कम, या साउंड से 2 गुना ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हो? अंदर बैठ के कैसे लगता है? ओके, सो पहली बात, अंदर बैठ के आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा. आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताएंगे कि आप तेज़ी से जा रहे हो और कितनी तेज़ी से जा रहे हो प्लेन में कुछ नहीं पता चलता. ना. लेकिन ग्राउंड पे जो है, अगर आप लो लेवल पे हो और आप सुपरसोनिक जा रहे हो तो जो शॉक वेव बनेगी उसकी, वो ग्राउंड पे काफ़ी तबाही कर सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं सुपरसोनिक उड़ूँ और नीचे आर्मामेंट डेपो है तो शायद वह एक्सप्लोजन भी हो जाए. दैट इज़ वाई वी डोंट फ्लाई सुपरसोनिक एट लो लेवल. फ्यूल भी जल्दी कंज्यूम होता है एंड दिस रिक्वायरमेंट इज़ नॉट देयर. वी फ्लाई एट ऑल्टीट्यूड, यानी हाइट पे उड़ते हैं उसको, और वो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट पे उड़ते हैं या टेस्ट करना होता है जहाज को तब उड़ते हैं. नॉर्मली इवन फाइटर एयरक्राफ्ट 90% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम वो सबसोनिक ही उड़ते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है सुपरसोनिक जाना. अगर मिशन की रिक्वायरमेंट है कि सुपरसोनिक लॉन्च करना है या सुपरसोनिक वेपन डिप्लॉय करना है, तब ही जाते हो वो सुपरसोनिक. और पायलट को अंदर नहीं फील होता, बेरली, कोई पता नहीं चलता. उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. उसको सिर्फ गेजेस बता रहा है या उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन बता रहा है कि भाई तू ये स्पीड पे है ना. जो फ़र्क पड़ रहा है वो नीचे पड़ रहा है लोगों को. सर इतने साल फ्लाइंग करने के बाद आप और हम मिले स्टाफ कॉलेज में, और उसके बाद आप कमांड करने के एक नई मिसाइल यूनिट, और ये बड़ा अलग एक्सपीरियंस रहा होगा. एक इससे पहले आप जहाज उड़ा रहे थे और अभी आप कमांड कर रहे थे एक मिसाइल यूनिट जो जहाज गिराने पे है, शूट डाउन करें. शूट डाउन कर रहे थे, और वो भी इंडियन मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम में है. तो आकाश के बारे में हमें कुछ बताइए सर. सो आकाश एक इंडियन सिस्टम है, मतलब डिज़ाइंड, मैन्युफैक्चर्ड, असेंबल्ड, एवरीथिंग डन इन इंडिया. अपने पहले जो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम थे, हाँ, उन्होंने जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था, जो प्रोग्राम मेनली था स्पेस रॉकेट्स के लिए, करेक्ट, बड़ी मिसाइल्स के लिए, बड़ी मिसाइल्स के लिए, पृथ्वी लगा लो, अब जो भी मिसाइल पृथ्वी, हमारे पास अग्नि, है, हाँ. ये सब उन्होंने किया था प्लान. और उन्होंने 2 मिसाइल ऐसी भी प्लान की थी. एक थी एयर टू एयर मिसाइल, यानी हवा से हवा में मार करने वाली, और एक थी सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी ज़मीन से आसमान में मार करने वाली. Okay. तो हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल जो अभी डेवलप हो रही है, वो एक्चुअली उसका अगर हिस्ट्री ट्रेस करेंगे तो वहाँ से है. और आकाश मिसाइल जो डेवलप्ड और डिप्लॉयड है, उसकी अगर हिस्ट्री टेस्ट करोगे तो वो वहीं से वो है. भी वहीं से. जो हमारे देश के लिए वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जैसे कोई मेन जगह हो, पार्लियामेंट हो, बिल्डिंग हो, आसपास का एरिया हो, वीआईपी एरिया हो, या क्रिटिकल एसेट हो, जैसे रिफाइनरी हो, न्यूक्लियर, इन सब को डिफेंड करने के लिए जो वर्ल्ड क्लास मिसाइल कैपेबिलिटी हमें चाहिए, हमें अपनी खुद की बनानी थी. हमने आकाश बनाई. और आकाश मिसाइल कैन रियली एंगेज टारगेट्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स किल, यानी कि द सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी ऑफ आकाश मिसाइल इज ऑलमोस्ट 88%, which is Very high. one of the highest in terms of that kind of a missile system. And if you launch 2 missiles at the same target, then the kill probability is more than 95%. So you need such systems. और अभी जो हम इंडक्ट कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में, वो है आकाश नेक्स्ट जनरेशन, एनजी. सो नाउ रिसेंटली अगर यूट्यूब पे भी चेक करोगे तो आप देखोगे कि रिसेंट जो एनजी मिसाइल लॉन्च किए, वी हैव लॉन्च 4 मिसाइल्स ऑन 4 डिफरेंट टारगेट्स फ्रॉम 1 सिंगल बैटरी, विच इज़ कैपेबिलिटी इन इटसेल्फ. और ये कैपेबिलिटी देखने के बाद कई सारे देश जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में जो है, वो ये खरीदना दे चाहते वांट टू बाय दिस मिसाइल सिस्टम. एट दिस प्राइस पॉइंट देयर इज नो मिसाइल सिस्टम इन द वर्ल्ड विच इज गिविंग यू दिस कैपेबिलिटी. सस्ता भी, टिकाऊ भी. सस्ता भी, टिकाऊ भी, नॉन चाइनीज. ठीक है, इस तरह से. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और कई नई चीज़ें जानने को मिली. मुझे नहीं पता था आपका, जैसे आपने बताया कॉल साइंस इंडिया में अलग होते हैं और यूएस में अलग होते हैं, या टॉप गन स्कूल इंडिया में भी है, और मिग 21 जिसका नाम काफ़ी बदनाम है, लेकिन आपने बताया कि वो प्लेन की गलती नहीं है, वो आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो इसके बाद सर एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन सर, थोड़ा लाइट करेंगे इसको. आपकी सबसे हैप्पी मोमेंट क्या था सर अपना फौजी लाइफ के दौरान? फौजी लाइफ के दौरान, सो आई वॉज पोस्टेड इन फलोदी
जैसलमेर के पास, पोखरण रेंज के पास। एंड वहाँ पर मैं सीनियर एरोस्पेस सेफ्टी यानी सेफ्टी ऑफिसर जो होता है पूरे स्टेशन का, उसका रोल था। तो मुझे फ्लाइंग सुपरवाइज करनी होती थी और हमारी कमांड ने एक रोल दिया था कि भाई तुम नोडल एजेंसी हो, कहीं कोई क्रैश होता है या कोई इजेक्शन होता है किसी पायलट का, फाइटर एयरक्राफ्ट से आपको पता होगा कि इजेक्ट करना पड़ता है, यू कांट व्हेन यू द एयरक्राफ्ट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो आपको इंश्योर करना है कि आप वक्त पे वहाँ पहुँचो जहाँ इंसिडेंट हुआ है, पायलट्स को पिकअप करो, वापस लाओ और उनको जो हॉस्पिटल में रूट करो, और जो भी एविडेंस वहाँ पे इमीडिएटली है जिस वजह से शायद वो क्रैश हुआ हो, वो क्रैश रिलेटेड एविडेंस है, उसको पूरा सिक्योर करके उसको एनालाइज करो ताकि एनालिसिस करेक्ट निकल सके, ताकि हम आगे अगर ऐसे कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो उसको रोक सके। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और सर्च एंड रेस्क्यू हो गया। यस, इट इज़ सर्च एंड, इज कॉल्ड सर्च एंड रेस्क्यू। एंड इन दिस सर्च एंड रेस्क्यू इन अ पीरियड ऑफ 1.5 years, 1.5 साल में मैंने 6 पायलट्स को पिकअप किए एंड दे आर ऑल सेफ एंड फ्लाइंग. So I think that is the biggest achievement I can count of my life, not just in the Air Force. They all were in difficult conditions. Some of them were really badly injured. Some had spinal injuries. और ये सब चीज़ें अगर टाइम पे आप ट्रीट नहीं कर पाओ तो ये आपको परमानेंट लाइफ टाइम डिसेबिलिटी भी दे सकती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड पे आपके पूरा प्रेशर आता है जब आप एक्चुअली एक रॉकेट सीट पे बैठे हो, जब आप इजेक्ट कर रहे हो, तो वो कम से कम 25 से 30 जी तो आपको वहीं पे दे देगा, मतलब जी फोर्स तो कंप्रेस हो जाती है स्पाइन. और उस वक्त अगर आपका पोजीशन ठीक नहीं था, पोस्चर ठीक नहीं था इजेक्ट करते वक्त, तो आपको नेक इंजरी भी हो सकती है, कई कुछ हो सकता है. आई एम हैप्पी दैट ऑल दिस 6 वेर एवर दे आर, वेदर इन सर्विस और आउट, they are happily living their life. So I think this is a big, is probably the happiest moment for me. Any regrets from Fauj? No, not at all. I'll given a chance, I'll go. Go again. Go back again to start. But ऐसा तो कुछ होगा सर कि एयरफोर्स का आपको कुछ मौका मिले अगर, तो यू वुड लाइक टू चेंज कि ये चीज़ मैं एयरफोर्स में बदलना चाहता हूँ. वो जज्बा तो हम सब में होता है कहीं ना कहीं कि ये बदल दो वो बदल दो. एक्चुअली स्पीकिंग जब मैं एक ऐड भी थी सर, ऐड भी थी शायद, आई थिंक सारे घर के बदल डालूंगा, सारे घर के बदल डालूंगा. सो जब मैं जस्ट कमीशन हुआ था और मेरी मिग की ट्रेनिंग चल रही थी, तो उस वक्त जो हमारे चीफ थे एयर चीफ मार्शल ए वाई टिपनेस, उन्होंने बताया था तब कि अगले 2 साल में हॉक्स आ जाएंगे और आप हॉक्स पे ट्रेनिंग होगी. और ये अगले 10 साल लग गए, उसको करीब 14 साल लग गए. और उस 14 साल के दौरान कई सारे फेटालिटीज़ हुए जो ट्रेनिंग रिलेटेड थे, ट्रेनिंग क्रैशेस. तो मेरे ख्याल से हम ये अवॉइड कर सकते थे. अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो आई वुड हैव चेंज दैट. और आई थिंक किसी ने इस बात को सुना समझा और तभी हम आगे बढ़ रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी द वे पिलाटस हैज कम, हॉक्स हैव कम. नाउ वी आर डेवलपिंग आवर ओन HT2 ट्रेनर. HT2 ट्रेनर जो आ रहा है दैट विल परहैप्स रिप्लेस इवन पिलाटस डाउन द लाइन, और इवन द IJT व्हिच इज कमिंग, integrated jet trainer, intermediate jet trainer, which will perhaps replace even Hawks. For our Air Force, which is the 4th largest Air Force in the world, हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी Air Force है. I don't think so it suits us to not have the right amount of training aircraft. It is just right kind and right amount. We have had guests on our show and एक छोटी सी उनसे बात पूछते हैं कि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को रेट करो और सबके अपने अपने उसमें ख्याल है, ज़्यादातर मजाक में, ऐसा कोई सीरियस नहीं है उस पर, बट हर कोई एक अलग अलग पॉइंट्स देता है. एक मेरे जो पहले गेस्ट थे उन्होंने एयरफोर्स को नीचे रखा था, किसी ने आर्मी को नीचे रखा है. तो ऑन अ स्केल ऑफ 10 सर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेट देम. I will rate 10 for all of them. All 3 are fighting the war. Correct. I will rate them at 10 each because each one is expert in his own domain. But I'm sure sir, being a hot-blooded fighter pilot, Yeah. आपने कुछ वैकी किया होगा अपने 20-25 साल के करियर में, या कुछ ऐसा आपको लगता है कि यार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ऐसा कुछ हुआ सर? I did whack somebody. आपने कूटा किसी को? Kuta is somebody stopped me before I kotoed him really bad. अच्छा. But it was necessary, I felt. Though it is also wrong, but I think it was necessary for the act that this guy was going to get involved in. क्या था सर ये स्टोरी? Misbehavior with somebody else. अच्छा. So I had to intervene and I did what I did. Sir, anything you remember from your academy days, AFA days, some dialogue or something which you remember? I mean, कुछ है एयरफोर्स में ऐसा कुछ है सर कि some very typical dialogue? जैसे आर्मी में तो कॉमन है कि ड्रिल उस्ताद के डायलॉग होते हैं, yes there is some funny things people say, but anything you remember? No, I don't remember any catchy phrase, honestly. But one thing I must say, unlike anything else, any other training, you don't take flying for granted. जिस दिन आपने एज्यूम कर लिया कि हाँ फ्लाइंग आ गया, अगले दिन आपका इंसिडेंट या एक्सीडेंट होगा, 100% होगा. यू कैनॉट टेक फ्लाइंग फॉर ग्रांटेड. ये एक जो चीज़ है ना,
ये मैं अपने एकेडमी डेज से देखता आया हूँ, समझता आया हूँ, एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव लॉस्ट पीपल इन माई स्क्वाड्रंस ऑल्सो, एंड इवेंचुअली इट बॉइल्ड डाउन टू एज्यूमिंग दैट यू न्यू एवरीथिंग, इट्स नॉट वर्थ इट. जैसे दे से दैट गेम इज ऑलवेज बिगर देन द प्लेयर, वैसा 100%. You can't take it for granted. आई कैन सी द पैशन यू हैव फॉर एयरफोर्स सर. और आई थिंक Yeah. 20-25 साल में आदमी का पैशन नहीं भी हो तब भी खून में घुस जाता है. Yeah, Air Force in the blood now. तो अगर आप एयरफोर्स में नहीं जाते सर वेरी, तो क्या करते थे? So I couldn't have gone anywhere. ये आपने जो मुझे अभी पूछा ना, ये सवाल मुझे SSB में इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आपने सिर्फ एयरफोर्स टिक किया हुआ है, व्हाट इफ आई डोंट सेंड यू टू एयरफोर्स? सो मेरा इंस्टेंट रिप्लाई था वो पैनल ऑफ 12 पीपल को, देन आई एम गोइंग बैक सर वेयर आई वाज. सो इसे वाई डोंट यू वांट टू जॉइन आर्मी या नेवी? आप क्या कम समझते हो आर्मी नेवी कम है? उनमें भी तो फ्लाइंग कर सकते हो. उस वक्त मुझे पता नहीं था कि उनमें भी फ्लाइंग होती है. तो उसके लिए भी मेरा सिंपल सा जवाब था, मतलब सर जो करने के लिए मैं आया हूँ वो मैं करूँगा. अगर आप मौका दे रहे तो कर लूँगा, अगर आप समझते कि नहीं फिट हूँ तभी आप मुझे कहीं और भेज रहे तो शायद मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा. मैं आई विल कंटिन्यू विथ व्हाट आई वाज डूइंग. तो वेरी टॉप ऑफ लाइन विदाउट गेटिंग इनटू टेक्निकल, टॉप ऑफ माइंड, आज की डेट में दुनिया में बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट और बेस्ट आई वुड से अटैक हेलीकॉप्टर कौन सा होगा? सो फाइटर्स आई विल टेल यू फर्स्ट, अभी प्रूवन अगर फाइटर है आज की डेट, मतलब जो लड़ाई देख चुका है, वो देख भी चुका है बट वो रिलीज नहीं करेंगे ये लोग डेटा. ये वेस्टर्न कंट्री का है. ओके. सो F-22 इज द बेस्ट. रैप्टर. JSF अभी प्रूवन नहीं है. जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जो उन्होंने अगला बनाया है, लेसर वर्जन ऑफ द F-22, वो भी प्रूवन नहीं है, किसी भी कॉम्बैट में प्रूवन नहीं है. तो दिस इज वन ऑफ द फाइटर्स वाला थिंग. कमिंग टू हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेप्टर्स टू बी स्पेसिफिक, आई थिंक अपाचे is unbeatable. वो तो पुरानी टेक्नोलॉजी है सर, कई सालों से. से It's been modernized and reworked upon. See, Apache, what Boeing has done is they have continuously improved on the technology. Correct. The sensor suite is different. अभी जो हमने इंडिया में खरीदा है उसमें भी the sensor packages are different based on our requirement, based on our army requirement. What we have Prachand will take some more Prachand time to come to that level, but it is a fantastic platform to start with, and that is perhaps going to come up even faster than the next LCA. This is my take and my view. Your thought. This is my view. We should start investing more on Prachand than on anything else. That is a fantastic, capable platform. This will probably be the last question for us. ये कहा जा रहा है आजकल कि जो लास्ट फाइटर पायलट है दुनिया का, वो ऑलरेडी पैदा हो चुका है. आप ये मानते हो? मेरा ये व्यू है, यू कैन नॉट रिमूव मैन इन द लूप. एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. तो यूएस ने ड्रोन यूज़ करके कई सारे सो कॉल टेररिस्ट को टारगेट किया अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, विद इन पाकिस्तान किया, इन अफगानिस्तान कर ही रहा है, सीरिया में कर रहा है, ये इराक में किया, हर जगह. आपके हिसाब से इसकी सक्सेस रेट क्या है? आप सिर्फ वो न्यूज़ देखते हो जो आपको दिखाता है कि वो मारा गया इस टारगेट स्ट्राइक. क्या आप जानते हो कि उसके साथ कोलैटरल डैमेज और क्या था, कितना था, नहीं था, और कितने फायर किए गए? एग्जैक्टली. सो इफ यू रिमूव द मैन इन द लूप इट विल बी वर्स, क्योंकि मशीन डिस्टिंग्विश नहीं करेगा. आप कितना भी कोशिश कर लो, मशीन डिस्टिंग्विश नहीं करेगा. दैट मैन इन द लूप इज एसेंशियल टू टेक द कॉल. अब लोग क्या कह रहे हैं कि जहाज तो उड़ रहे हैं पायलटलेस, जो मैन इन द लूप है वो ग्राउंड पे बैठा है. करेक्ट. हो सकता है, बट उस बंदे को देन फील नहीं है. यू आर नॉट देयर इन कॉम्बैट. इफ यू आर नॉट देयर इन द फाइट योर सेल्फ टू गेट अ सेंस ऑफ फील एज टू वॉट इट इज हैपनिंग अराउंड, एंड योर स्प्लिट सेकेंड डिसीजन देयरफॉर कैन नॉट बी द सेम एज दिस. थैंक यू सर. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा सुनने में, और बहुत नई नई चीज़ें जानने को मिली होंगी. मुझे खुद आज नई चीज़ें पता चली, और बड़ा ओपनली फ्रैंकली ग्रुप कैप्टन आरिफ ने हमें बताया कि एयरफोर्स कैसे काम करती है, साथ की एयरफोर्सेज हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और हमारी अपनी टेक्नोलॉजी. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया हो. बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, और कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल देखते रहिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू फॉर हैविंग मी.